बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू नोआ सक्सेस सीरीज़ 2020। ये कि जिनमें तन्हा चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफ़िले होते हैं। लाखों एस्पिरेंट्स और हज़ारों कंपेटिटर्स के काफ़िलों के साथ CSS के मुकाबले का इम्तिहान शुरू होता है। इस सफ़र में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो इन लाखों के काफ़िलों में मुमताज़ होते हैं। आज हमारे साथ CSS 2020 के नोआ स्टार कामिल मुश्ताक मौजूद हैं। आज हम उनकी कामयाबी के सफ़र की दास्तान उनसे सुनेंगे। आज हम उनसे पूछेंगे उनकी एस्पिरेशन, उनकी स्ट्रगल, उनकी अचीवमेंट और उनके फ्यूचर परसूट्स के बारे में। कामिल मुश्ताक का ताल्लुक ज़िला मानसेरा से है और इनकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। कामिल मुश्ताक की ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी और ये CSS के इंटरव्यू में ओपनिंग बैट्समैन थे। आज हम उनकी कहानी उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामिल। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। कामिल, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी तो सभी। तो आपकी ये जो पूरी जर्नी है CSS की, तो इसको अगर हम कहें कूजे में बंद करें तो कैसे आप करेंगे? मेरे ख्याल से किसी भी एस्पायरेंट की जो जर्नी होती है वो कूजे में तो बंद हो नहीं सकती। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड अबव ऑल पेशेंस। मेरे ख्याल से सब्र जिस बंदे में होता है, जिसमें पेशेंस होती है, तो सक्सेस उसका मुकद्दर रहेगी CSS में। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव अबाउट माई जर्नी। कामिल, मैंने आपके लिए ना ओपनिंग बैट्समैन का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि CSS के पहले दिन आपका इंटरव्यू था, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी हाँ, काफ़ी प्रेशर होता है इंटरव्यू का। इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और जब आपको पता चले कि आपका पहले दिन पे इंटरव्यू और इनफैक्ट आपका पहले नंबर पे इंटरव्यू तो उसका फिर अलग सही प्रेशर होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं थ्रू आउट माई लाइफ एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रहा हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं ओपनिंग बैट्समैन ही रहा हूँ अपने क्लब की तरफ से। अंडर 17 में भी जब मैं खेला था, अंडर 19 में खेला था, तो मेरे जो बैटिंग स्लॉट होता था वो ओपनिंग का ही होता था। तो जो उसके साथ जो अटैच्ड प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, तो उसकी मुझे एक आदत सी हो गई थी। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा इंटरव्यू पहले दिन में था। बट अगेन फिर भी आपके बैक ऑफ द माइंड होता है कि पहले दिन में तो नर्वसनेस थोड़ी सी पीक पे होती है। That's true। तो कामिल, अगर हम बात करते हैं पहले CSS की रिटर्न तैयारी की तरफ, तो आपकी लोकेशन हुई है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस भी थी। तो इस ग्रुप में लोकेशन के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ नंबर्स और आपका मेरिट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप देखें, अगर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की हम बात करते हैं और रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो रिटन में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, पहले उनके बारे में बता दीजिए। जी वैसे मैंने डिग्री तो बैचलर्स की होता सिविल इंजीनियरिंग में, तो इस तरह का कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं था जिसने मुझे हेल्प किया CSS में। तो मुझे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही ऑप्ट करने पड़े थे, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस था, हिस्ट्री ऑफ USA था, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। ठीक है, तो सबसे मुश्किल तैयारी किस सब्जेक्ट की थी? सारी सब्जेक्ट्स मुश्किल थे क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना पड़ा था। कोई बैकग्राउंड नहीं था। बट अगेन थोड़ा सा जो मुझे टफ टाइम दिया वो इन्वायरमेंटल साइंसेस ने दिया, क्योंकि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उस सब्जेक्ट की जो नेचर थी वो डिफरेंट थी। थोड़ा थ्योरेटिकल था, रट्टा बेस्ड था वो। तो बीइंग एन इंजीनियर हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह के सब्जेक्ट्स को एड्रेस करने में। तो आपके जो IR में वो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इस दफ़ा के लिहाज से, मतलब इस दफ़ा IR में काफ़ी कम नंबर आए लोगों के, जिनका बैकग्राउंड था उनके भी बहुत कम नंबर हैं और आपको तो बैकग्राउंड नहीं था एंड स्टिल यू स्कोर्ड वेरी वेल। तो किस तरह से आपने IR की तैयारी की थी? जी अगेन IR में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। मेरे ख्याल से इंटरनेट पे बेतहाशा सोर्सेज पड़े हुए हैं, किताब भी बेतहाशा हैं। बट यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सर हसन गोंदल को, जिनकी मेंटरशिप में, जिनकी गाइडेंस में मैंने IR पढ़ा और मेरे ख्याल से एक बहुत रेलेवेंट गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड की। उनकी जो टीचिंग मैथडोलॉजी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो मेरे ख्याल से 70% क्रेडिट अगर मैं उनको देना चाहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा। तो कामिल, आप जो आपका IR था उसके आप नोट्स बनाते थे डिटेल या बुलेट पॉइंट्स बनाते थे, किस तरह तैयारी की थी आपने? IR के जो सोर्सेज थे उसमें सबसे जो मेरा प्राइमरी सोर्स था वो सर हसन गोंदल के नोट्स ही थे। तो जब वो क्लास में लेक्चर डिलीवर कर लेते थे वो इतना कॉम्प्रहेंसिव होता था, तो मेरे ख्याल से मुझे नोट्स बनाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ी थी। काफ़ी सोर्सेज मैंने पढ़े, जिसमें अगर मैं बताऊँ आपको 3 से 4 किताबें मैंने पढ़ी होंगी IR के लिए। इसके अलावा इंटरनेट से मैंने काफ़ी सोर्सेज कंसल्ट किए, बट इसमें मुझे नोट्स बनाने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। आखिर में जब एग्ज़ाम का दिन करीब आ जाता है, जब अप्रोच करते हैं, तो उसमें आपको बुलेट फॉर्म में कुछ नोट्स चाहिए होते हैं 1 पेजेस।
ठीक, तो ये जो IR के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके कंपल्सरी और ऑप्शनल, उनके आपने नोट्स बनाए थे या आप खाली बुक रीडिंग और बुक्स पे स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के पढ़ लेते थे? देखें, मेरे ख्याल से डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाए थे, इस्लामियात जिसमें हो गया। इसके अलावा अगर मैं हिस्ट्री ऑफ USA की बात करूँ तो मैंने उसके भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाए थे। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोशियोलॉजी हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, तो इसके मेरे बड़े ब्रीफ से नोट्स होते थे जिनको मैं आखिर में पेपर वाले दिन रिवाइज करके चला गया था, तो मेरी हेल्प हो गई थी। तो दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी। कामिल, नॉर्मली जो हमारे व्यूअर्स होते हैं ना, तो वो इस तरह के सवाल पूछना चाह रहे होते हैं एस्पिरेंट से कि आपने कितने ऐसे लिखे हैं, किस तरह के ऐसे लिखे हैं, किस तरह के ऐसे अटेम्प्ट किया था, ऐसे के लिए किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप तैयारी की थी। बिकॉज ऐसे लिखना, आपको ऐसे लिखना आ जाए तो आपको हर सवाल लिखना आ जाता है। तो आपने किस तरह तैयारी की थी अपने ऐसे की? अच्छा, मेरी जो इंग्लिश ऐसे की जो मेथोडोलॉजी थी वो मेरे ख्याल से बाकियों से थोड़ी सी डिफरेंट थी। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप किसी भी मेंटोर को कंसल्ट करें तो ज़्यादा फोकस उनका राइटिंग वाली साइड पे होता है, रिटन प्रैक्टिस की तरफ होता है। बट मैंने जब यहाँ पे पहला मॉक दिया था, मॉक एग्जामिनेशन दिया था, नोआ में ही दिया था, तो मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी आपको एक अच्छा खासा नॉलेज बेस आपका होना चाहिए। तो मैंने जो ज़्यादा फोकस किया था वो रीडिंग साइड पे किया था। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बड़े रिडंडेंट टॉपिक्स होते हैं जो FPSC बार बार पूछ रहा होता है। डेमोक्रेसी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे अक्सर ऐसे आ जाते हैं। तो जब आपकी एक नॉलेज बेस डेवलप नहीं होगी तो मेरे ख्याल से आप उसमें अच्छा स्कोर और अच्छा कॉन्टेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो मैंने ज़्यादा फोकस किया था रीडिंग पे, और मेरी कोशिश होती थी कि हर महीने एटलीस्ट 1 या 2 फुल लेंथ ऐसे लिख लूँ। और हर बार ऐसा होता था कि जब मैं ऐसे लिखता था तो मुझे मेरी नई गलतियां पता चलती थी। फिर जब मैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करता था तो नेक्स्ट मंथ में मतलब मुझे 1-2 मेरी और खामियां पता चलती थी। तो इस तरह जब मैंने 6-7 ऐसे लिख लिए, 6-7 मॉक एग्जामिनेशन दे दिए थे, तो एक अच्छा मेरा टेम्पो भी बन गया था, प्लस ये कि एक अच्छा स्ट्रक्चर बन गया था इंग्लिश ऐसे का, जिसमें एक कॉम्बिनेशन और बैलेंस मुझे नज़र आया था रीडिंग और राइटिंग का। ऐसे में ना नॉर्मली ये होता है कि आप स्टार्ट करना इससे मुश्किल होता है। वंस यू स्टार्टेड तो एक फ्लो बन जाता है। तो इंट्रोडक्शन इज बेसिकली द टफेस्ट पार्ट एज पर माय ओपिनियन। मुझे लगता है आउटलाइन तो इतना कुछ पढ़ने के बाद हर कोई लिख लेता है, इंट्रोडक्शन लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते होते थे? इंट्रोडक्शन की भी काफ़ी टेक्निक्स होती हैं। कुछ लोग कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग लिटरेचर रिव्यू से करते हैं, कुछ लोग बुक्स का रेफरेंस देते हैं, और कुछ लोग जेनेरिक स्टार्ट करते हैं। मैंने ज़्यादा जो फॉलो किया था वो ये जेनेरिक स्टार्ट की तरफ था। इतना ज़्यादा कोई आउटस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन नहीं लिखता था, बट मेरी कोशिश होती थी कि जो रिनाउंड राइटर्स हैं, आयशा जलाल की मैंने 1-2 किताबें पढ़ी थी, इसके अलावा मैंने के अजीज़ की 1-2 किताब के अजीज़ की किताब पढ़ी थी, तो उनसे मुझे उनका जो एक्सप्रेशन नज़र आता था किताबों में, मैं कोशिश करता था कि उस तरह के वर्ड्स यूज़ करूँ, उस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करूँ। तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है इंग्लिश ऐसे के अंदर, तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि उसमें जो आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन है वो एग्जामिनर को पसंद आना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इन राइटर्स को फॉलो करूँ। तो आप लिख के चेक भी कराते रहते थे? जी बिल्कुल। काफ़ी टीचर्स को मैंने चेक करवाया। नोआ में मैंने यहाँ पे कम से कम 6 से 7 मॉक एग्जामिनेशन दिए थे, फुल लेंथ ऐसे दिए थे। इसके अलावा कोई 20 से 30 आउटलाइंस भी मैंने चेक करवाई थी, और 4-5 इंट्रोडक्शन भी चेक करवाए थे मैंने। तो कामिल, ये जो पूरी CSS की जर्नी है ना, इसमें बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द रिटन प्रैक्टिस, तो आप देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हेल्प यू। आपके दोस्त होते हैं, आपके मेंटोर्स होते हैं। तो आपकी इस पूरी तैयारी में हु आर द पीपल हु एक्चुअली अपलिफ्ट यू एंड एक्चुअली हेल्प्ड यू आउट? इसमें अगेन सारा क्रेडिट मैं नोआ की फैकल्टी को दूंगा, क्योंकि जितनी भी मेरी तैयारी रही है, जितनी भी मुझे गाइडेंस मिली वो नोआ से मिली है। यहाँ पे डिफरेंट मेंटोर्स थे जिन्होंने स्पेशल टाइम भी दिया। उनका खैर हमने सर भी काफ़ी खाया, काफ़ी उनको तंग किया, बट ये कि सर फरीद ने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, काफ़ी गाइड किया करंट अफेयर्स के हवाले से। फिर आगे चल के इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया था। सर हसन गोंदल का मैंने नाम मैंशन किया। IR इटसेल्फ बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होता है, उसमें काफ़ी ओपिनियन बेस्ड आपने आंसर देने होते हैं। तो उसमें छोटी से छोटी जो क्वेरी होती थी उसके लिए भी मैं सर हसन गोंदल के ऑफिस पहुंच जाता था। तो ये कि टीचर्स ने काफ़ी हेल्प किया, सर अली ने काफ़ी गाइड किया। रातों को भी मतलब उनके पास में अगर अपनी कोई क्वेरी लेके चला जाता था तो उन्होंने कभी मुझे ना नहीं किया। तो कामिल, ऐसे के बाद हम बात करते हैं प्रेसी की। तो प्रेसी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स ऑफ CSS। तो आपने प्रेसी को कैसे क्रैक किया था? जब प्रेसी के पेपर को सबसे पहले मैंने डाइसेक्ट किया। लोग ज़्यादा फोकस करवाते हैं इंग्लिश प्रेसी का, जो प्रेसी वाला क्वेश्चन होता है इस पर फोकस करवाते हैं। बाकी भी 80 नंबर का पोर्शन होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सॉलिड नंबर होते हैं। 20 नंबर की वोकैबुलरी है, 10 नंबर के अक्सर पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, एडियम्स आ जाते हैं, तो ये बड़े सॉलिड नंबर होते हैं। इवन सेंटेंस करेक्शन और प्रेपोजिशन, तो मैंने इन पर ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता था कि मैं जितनी भी अच्छी प्रेसी लिख लूँ मैक्सिमम एवरेज नंबर मिल जाएंगे या अबव एवरेज मिल जाएंगे, जो कि 1 या 2 नंबर ज़्यादा होंगे। तो मैंने
मैंने फिर ज़्यादा फोकस किया था इन सॉलिड नंबर्स पे, इन पे वोकेबलरी मैंने काफ़ी अच्छी डेवलप करने की कोशिश की थी और पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज़ किए थे। ठीक है, तो पेयर ऑफ वर्ड्स ये है कि देयर आर लॉट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स ना, इतने ज़्यादा पेयर ऑफ वर्ड्स हैं 2000 3000 4000 के करीब, तो वो आपने सारे तैयार किए थे या पास पेपर्स के किए थे? सारे ह्यूमनली पॉसिबल तो होते नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट वाले होते हैं कोई अराउंड 500 पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने तैयार किए थे, और इसी तरह जो GRE के कोई अराउंड 700-800 वर्ड्स मैंने तैयार किए थे, और जो प्रेसी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है तो मैंने 10 से 12 पास पेपर्स की प्रेसिस चेक करवाई थी, वैल्यूएट करवाई थी। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं फिर इस्लामियात के बारे में जी, तो इस्लामियात इज़ वन सब्जेक्ट जो कि पहले तो स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि हमने इसको उर्दू में ऑप्ट करना है या इंग्लिश में ऑप्ट करना है। जब ये कन्फ्यूजन दूर होती है तो इसमें मसला आ जाता है कि कितनी आयात लिखनी है, कितने वर्सेस लिखने, फिर उनके तर्जुमा करना है या मफहूम करना है। तो आपने किस तरह से, आपने इंग्लिश में ऑप्ट की थी या उर्दू में की थी, और किस तरह से तैयारी की इस्लामियात की? अच्छा हाँ, इंग्लिश और उर्दू में ऑप्ट करने वाला जो डायलेमा है ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा। तकरीबन 1 महीना लग गया था कि उर्दू में करनी चाहिए या इंग्लिश में करनी चाहिए, बट एट द एंड मैंने फिर इंग्लिश में ऑप्ट किया। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था वो कि आप कितनी आयतें याद करो, कितनी आयतें, कितने रेफरेंस ऑन द सेफ साइड रहने के लिए आपको तैयार करनी चाहिए। तो मैंने कोई 60 से 70 रेफरेंस याद किए थे। खैर याद करने की कोशिश की थी, एट द एंड इतने याद हुए नहीं थे, 30 से 40 मुझे याद रह गए थे पेपर वाले दिन के लिए। तो आई गेस दैट वाज इनफ फॉर मी। ठीक है, तो अगर हम करंट अफेयर्स की कामिल बात करते हैं तो करंट अफेयर्स इज़ अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। वो इतना वास्ट है कि लाइक दुनिया के हर मुल्क में जो भी लेटेस्ट अपडेट हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए। दे कैन आस्क यू इन द रिटर्न, दे कैन आस्क यू इन द इंटरव्यू। तो आपने उस करंट अफेयर्स की इतनी वास्ट तैयारी को किस तरह से जामे किया था अपने लिए? करंट अफेयर्स की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं डिफरेंट लोगों की। मैंने यहाँ पे सर फरीद से पढ़ा था, और एट द एंड जब एग्ज़ाम आया था तो मुझे वही कंटेंट उसी ने हेल्प किया जो मैंने सर फरीद से पढ़ा होता। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने काफ़ी जो इंटरनेशनल मैगजीन्स होते हैं जिसमें अल जज़ीरा, फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिस्ट, इन सब से तैयारी करने की कोशिश की थी। आर्टिकल्स भी पढ़े थे, अपने पॉइंटर्स भी इससे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता था कुछ। बट कंटेंट स्पेशली करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ऑर्गेनाइज्ड रहते हो, क्योंकि वही बात है, रिसेंट डेवलपमेंट्स आपको कवर करनी पड़ी होती हैं। इनफैक्ट आपको बिल्कुल आखिरी मंथ की भी कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, उनको भी कवर करना पड़ता है। तो इसकी जो अच्छी स्ट्रैटेजी वो यही रहेगी कि आप एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन होती है उनकी आप एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, और उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ें। और ज़्यादा न्यूज़पेपर्स ना पढ़ें, एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर रख लें जिसमें अल जज़ीरा मैं सजेस्ट करूँगा, और एक नेशनल न्यूज़पेपर रख लें जिसमें ट्राइब्यून या डॉन आप कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर पढ़ने का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। नॉर्मली होता है कि जब, क्योंकि ज़िंदगी में लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव नेवर स्टडीड न्यूज़पेपर बिफोर दे स्टार्ट प्रिपरेइंग फॉर CSS। फिर जब वो तैयारी शुरू करते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो न्यूज़पेपर जब इतनी बड़ी न्यूज़पेपर है तो दे हैव टू सॉर्ट आउट कि इसमें से पढ़ना क्या है असल में। तो जब आपने तैयारी शुरू की थी तो आप उससे पहले भी अखबार पढ़ते होते थे या तभी आपने अखबार पढ़ना शुरू की थी, और आपने अगर तैयारी की थी तो किस तरह से अखबार को आपने तैयार किया, पढ़ना शुरू किया? CSS की तैयारी से पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, अगर पढ़ता भी था तो क्रिकेट की न्यूज़ ही पढ़ता था ज़्यादा। तो एज सच कोई टेम्परामेंट नहीं था रीडिंग का मेरा बिल्कुल भी। बट यहाँ पे अब डिफरेंट ओपिनियन होंगी। मेरे ख्याल से एस्पायरेंट्स को जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, अगर उनको करंट अफेयर्स का नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो इंटरनेशनल न्यूज़ वाला सेगमेंट होता है वो बिल्कुल पढ़ें। एडिटोरियल और ओपिनियन कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि उसमें आपको अक्सर अच्छे फैक्ट्स, फिगर्स और रेफरेंसेस मिल जाते हैं जो कि आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे में इन पर्टिकुलर आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एडिटोरियल और ओपिनियन आपको मतलब इस चीज़ की हैबिट डेवलप कर लेनी चाहिए। बाकी अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ वाला जो सेगमेंट अगर वो पढ़ सकते हैं तो आई गेस वो भी काफ़ी फ़ायदा देगा आपको। ठीक, तो कामिल आपने टाइम टेबल बनाया हुआ था अपना कि मैंने इस तरह से तैयारी करनी है कि इस महीने में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने, इस महीने में ये वाले पढ़ने, या फिर आपने डेली बेस पे टाइम टेबल बनाया हुआ था? आपने लाइक किस तरह आपने सॉर्ट आउट की अपनी पूरी तैयारी? जी मैंने दोनों टारगेट्स रखे थे। डेली टारगेट भी मैं रखता था अपना, और मंथली भी टारगेट रखता था। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूल भी फॉलो करता रहा मैं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूल भी फॉलो करता रहा मैं। डेली बेसिस पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो एकेडमी के जो 3 घंटे होते थे, इसके अलावा मैं 6 घंटे पढ़ता था डेली बेसिस पे। क्योंकि मैंने बहुत लेट तैयारी स्टार्ट की थी, बिल्कुल जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में मैंने वहाँ आया था। तो मुझे पता था कि मुझे ऑन एवरेज बाकियों से ज़्यादा टाइम देना है अगर मैंने 2020 की अटैम्प्ट देनी है।
तो 6 घंटे डेली बेसिस पे। और कोशिश मेरी यही होती थी कि जितना सिलेबस होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, अगर वो 15 डेज़ का है या 10 डेज़ का है तो वो इससे ज़्यादा ना लें। तो दिमाग में एक चीज़ फीड की हुई थी, अगर मैंने इसको 15 दिन देने हैं तो मैंने 15 दिन ही देने, नो मैटर अगर वो सिलेबस कवर होता है या नहीं होता। उसकी रीज़न ये थी कि आखिर में जो जनवरी का मंथ होता है और दिसंबर का मंथ होता है वो मैंने अपने लिए छोड़े हुए थे कि इसमें मेरे जितने टॉपिक्स रह जाएंगे, जितनी मैंने रिवीजन करनी है वो मैं सब एक ही बार कर लूँगा वहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी होने चाहिए मेरे ख्याल से, शॉर्ट टर्म और डेली बेसिस टारगेट भी होने चाहिए आपके। तो कामिल, जैसे आपने भी बात किया ना कि मैं 6 घंटे पढ़ता था अकेडमी के टाइम के अलावा, तो अ लॉट ऑफ CSPs वो ये कहते हैं कि हमने दिन में 10 घंटे पढ़ा, 15 घंटे पढ़ा, 18 घंटे पढ़ा और फिर जाके CSS हुआ। और जो CSS के एस्पिरेंट्स है, अ लॉट ऑफ देम वो इसी बात पे ना अपना आप कह लें कि हिम्मत हार बैठते हैं कि इतने घंटे तो पढ़ना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपके नज़दीक या आपने लाइक डिड यू स्टडी फॉर 18-20 आवर्स कि इतना पढ़ के मेरा CSS पास हुआ और पहली प्रेफरेंस भी मिल गई? जी नहीं, ये बात बिल्कुल वैलिड है। और जो मैं 6 घंटे की बात कर रहा था वो मेरे इनिशियल डेज़ की बात है जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। अगर बल्कि आप इसको मंथली बेसिस पे डिवाइड कर लें, अगर आपके पास 6 महीने हैं तो आप इस तरह सोच लें कि आपको डेली बेसिस पे 6 घंटे देने पड़ेंगे और आखिरी महीने में जाके 12, 13, 14 घंटे, और वो नेचुरल हो जाते हैं। अगर आप 9 महीने की तैयारी करते हैं, 10 महीने की तैयारी करते हैं तो ऑन एवरेज आप डेली बेसिस पे 4 घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 4 घंटे स्टार्ट करें और फिर आगे चल के इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें, इस तैयारी के वाला जो आपका स्पैन है 6 घंटे तक ले जाएँ, फिर 8 घंटे तक ले जाएँ और आखिरी महीने में फिर आपको 12-13 घंटे तक लेके जाना चाहिए। सही। तो हमने बात की आपके IR की, आपने इतने अच्छे नंबर लिए थे। हम आते हैं कुछ और ऑप्शनल्स पे। यू हैड इन्वायरमेंटल साइंस और आपने कहा कि आपको उसकी तैयारी में थोड़ी मुश्किल पेश आई थी क्योंकि वो अलाइन नहीं कर पा रहे थे अपने साथ उसको। तो इन्वायरमेंटल साइंस में ऐसा क्या मुश्किल था जो कि आपको लगा कि नॉर्मली पीपल ऑफ द व्यू कि इन्वायरमेंटल साइंस है तो साइंस के स्टूडेंट साथ अलाइन करेगा? जी एग्जैक्टली यही कन्फ्यूजन रही थी मेरी। जब मैं इसको ऑप्ट कर रहा था तो मुझे लगा कि ये साइंस का प्योरली साइंस का सब्जेक्ट होगा। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे खुद अंदाज़ा हो गया कि इसमें जो साइंस का पोर्शन है वो 20-30% है। बाकी मैनेजमेंट का ज़्यादा कोर्स है, ये गवर्नेंस का ज़्यादा कोर्स है, ग्लोबल इनिशिएटिव्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। तो जिस बंदे का रट्टा अच्छा है या जिस बंदे की मेडिकल वाला टेम्परामेंट है तो उनके लिए ये बहुत आइडियल सब्जेक्ट रहता है क्योंकि इसमें स्कोर अच्छा आता है। एट द एंड आई स्कोर 65 मार्क्स इन एनवायरमेंटल साइंस। तो स्कोर तो मेरा अच्छा आ गया था, बट ये कि मैंने इस पर 25 to 30 डेज़ दिए थे, काफ़ी टाइम मेरा कंज्यूम किया था इसने। सही। तो आपकी कामिल रिवीजन आपने कहा कि दिसंबर और जनवरी आपने अलॉट किए हुए थे फॉर द रिवीजन, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? जैसे मैंने बताया मेरे पास 6 महीने थे तो मेरी कोशिश यही थी कि 4 महीनों के अंदर मैं अपना सारा सिलेबस एक बार कवर कर लूँ, एक बार गो थ्रू कर लूँ। और ऑब्वियसली बीइंग एन इंजीनियर मुझे पता था कि मेरा रट्टा बहुत वीक है। तो जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि 1 महीने या 1.5 महीने में अपना रट्टा करके सारी चीज़ें रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में चले जाएँ। तो वो वाला जो टाइम था रिवीजन वाला उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा अपने लिए, 2 महीने से ज़्यादा रखा था, 2 महीने मिनिमम मुझे जहाँ तक याद आता है। तो उसमें यही था कि जो 12 घंटे में डेली बेसिस पे तैयारी करता था वो सारा मेरा रट्टा मार होता था आखिरी 2 महीनों में। सही, ठीक है। तो इसके अलावा आपने अपने एसेज वगैरह में और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे उनमें आपने रेफरेंसेस भी कोट किए थे कि दिस इज़ taken from this book or that book or this is said by this author or that author? मेरा जो होमवर्क था वो बहुत ज़्यादा था। मैंने एक अच्छी खासी अपनी फैक्ट बुक डेवलप की हुई थी जो इंटरनेशनल मैगजीन से, न्यूज़पेपर से और बाकी सोर्सेज से मैंने एक अच्छी खासी मोटी किताब बना ली थी अपनी फैक्ट्स बुक की। बट एट द एंड वही बात है, रट्टा बहुत वीक था मेरा, तो पेपर वाले दिन मुझे कोई चीज़ याद नहीं आई, इतना ज़्यादा वो हेल्पफुल मेरे लिए नहीं रहा। तो कोशिश की थी, इंग्लिश ऐसे में मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, बाकी किसी सब्जेक्ट में मुझे नहीं याद आता कि वो मुझे याद आया या मैंने उसको यूज़ किया हो पेपर में। ठीक है। तो कामिल, ये CSS की जर्नी है ना, ये हम अभी पिछले अपने एपिसोड्स में भी ये बात कर रहे थे न्यूली एलोकेटेड ऑफिसर्स से कि CSS की जर्नी इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। एक दिन की बात नहीं है ये पूरी रिटर्न तैयारी और आपकी साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू सेशन के अलावा भी you need a lot of emotional support as well. So you need that positive energy around you and the people who actually support you. तो आपके इस पूरे सफ़र में were there people who were supporting you emotionally as well और आपको emotionally और mentally sane रखने में
लाइक कुछ लोगों का किरदार होगा, तो अगर आप बताना जी बिल्कुल। पहले तो मैंने फैकल्टी मेंबर्स की बात की नोआ की, काफ़ी टाइमली गाइडेंस मुझे मिलती रही। इसके साथ साथ मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल रहा। मुझे याद है मेरे ताया की डेथ हुई थी मेरी ये प्रिपरेशन के दौरान ही, और मेरी फैमिली ने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं इस्लामाबाद में तैयारी कर रहा था। तो उनको फील हुआ कि अगर हमने इसको बताया तो कम से कम इसके 7 से 8 दिन ज़ाया हो जाएंगे। तो जब ये सारा उनकी जो ट्रेजिडी हो गई, जनाजा हो गया, 3-4 दिन गुजर गए, उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे बताया। तो उससे ये हुआ कि मेरे जो 7 से 8 दिन थे, क्रूशल टाइम था, वो बच गया। इसी तरह मेरे भाई की शादी हुई थी, तो मेरे भाई की शादी में भी मुझे उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आखिरी दिन में आपने आके बस हाज़िरी लगा लेनी। तो मैंने अपने भाई की शादी भी अटेंड नहीं की थी। तो मेरी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी अम्मी ने मुझे याद, जब मैं तैयारी के लिए इस्लामाबाद आ गया था तो उनकी दुआओं का सिलसिला भी उसी दिन से शुरू हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट किया, अबू ने भी काफ़ी सपोर्ट की और भाई बहनों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो कामिल, ये CSS लाइक यू हैड अ वेरी डिफरेंट फील, तो ये CSS बीच में कहाँ से आ गया? लाइक वाज दिस अ प्लान फ्रॉम स्टार्ट कि मैंने डिग्री करने के बाद CSS ही करना है, या डिग्री के बाद यू थॉट कि यार अभी क्या करूँ, CSS कर लेता हूँ? मेरा प्लान नहीं था, मेरे अबू का प्लान था मेरे लिए। बट अगेन काफ़ी डाइवर्स इंटरेस्ट है मेरे, और मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा था कि अगर मैं इसमें प्रॉपर डेडिकेशन से काम करूं तो CSS में कर लूँगा। क्योंकि बचपन से मैंने जहाँ पे भी अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश की है तो वहाँ पे मैं कामयाब ही रहा हूँ। मैंने जैसे बात की, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है। जो मैं जॉब कर रहा हूँ, मैनेजमेंट में जॉब कर रहा हूँ मैं। हालांकि मेरे पास कोई BBA की डिग्री नहीं है, अकाउंटिंग वगैरह की कोई डिग्री नहीं है। इसी तरह जब मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था तो पढ़ाई को क्रिकेट के साथ बैलेंस करके रखना वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। और मैंने डिफरेंट लेवल पे मतलब अपने डिवीज़न की भी रिप्रेजेंटेशन की है। इसके अलावा मैंने प्रोविंशियल लेवल पे भी KPK को रिप्रेजेंट किया है। तो जहाँ पे भी मैंने अडेप्ट करने की कोशिश की है वहाँ पे मुझे फ्रूट्स नज़र आए। तो इस बात का भी अंदाज़ा था कि अगर मैं CSS में अपने आप को अप्लाई करूँ और डेडिकेशन के साथ अप्लाई करूँ तो देयर इज़ अ हाई चांस कि मैं शायद कामयाब हो जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है यहाँ पर भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कामिल, आपको हज़ारा की तो आवाम बहुत देख रही होगी अभी कि हज़ारा से आप एलोकेट हुए, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ थिंग इन द न्यूज़ कि यू आर द यंगेस्ट एलोकेटेड ESP। हाँ, ये भी मुझे खैर न्यूज़ चैनल से ही पता चला। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, जब कट ऑफ एज लिमिट की बात होती थी यहाँ पे, जब इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी CSS की, तो मुझे अच्छी तरह से याद है बड़ी मुश्किल से मेरी वो एज लिमिट के अंदर मैं फॉल कर रहा था। 1-2 महीने का ही गैप था मेरे ख्याल से। तो उस टाइम पे तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि बस मैं एप्लीकेबल हूँ CSS के लिए। तो इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आई वुड बी द यंगेस्ट पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर इन पाकिस्तान। तो ये खैर काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूँ ये बात। तो एक वन ऑफ इट्स काइंड है कि ये रिकॉर्ड है मेरे लिए माशाल्लाह। तो कामिल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, CSS के एस्पिरेंट्स को इन जनरल, और हज़ारा के और मानसेरा के लोगों को इन पर्टिकुलर? जी, मेरा मैसेज एस्पायरेंट्स और बाकी यंगस्टर्स को यही रहेगा कि वो जिस फील्ड में भी काम करें, एक तो वो डेडिकेशन से काम करें और पेशेंस के साथ काम करें। क्योंकि जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो इतनी जल्दी आपको डिलीवर नहीं होंगे कभी भी। तो आपको कभी शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको लॉन्गर रूट लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से स्ट्रगल को आपको एडमिट कर लेना चाहिए कि आपने लाइफ में स्ट्रगल करनी है, और उसी के बाद आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। नो मैटर आपकी कौन सी फील्ड है, कोई भी चीज़ आपको प्लेट में कभी भी नहीं मिलेगी, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप अगर CSS में करते हैं तो आपको सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे। आपने इमोशनल स्टेबिलिटी की बात की, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, और अबव ऑल हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया कामिल आपका। आपने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल तरीके से अपनी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन किया है। तो आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबियों से हमकिनार करे, और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामिल यकीन के साथ मुकाबले की हिम्मत दे। आमीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामिल। थैंक यू मैम। हमारे साथ मौजूद थे कामिल मुश्ताक, जिनका ताल्लुक ज़िला मानसेरा से है, और इनकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। कामिल ने हमें डिटेल तरीके से ये बताया है कि किस तरह से CSS की तैयारी की जा सकती है, और किस तरह से वो अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में, अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस में एलोकेशन हासिल करने में कामयाब हुए। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कामयाबी की दास्तान लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।